हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। आज गुरुकुल में हम बात करने वाले हैं फिर से क्लास 12 के 6 चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है गुलाम का नियम तथा वैद्युत चालन। लेकिन आज इस लेक्चर में हम किसी भी टॉपिक को डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारी सारी टॉपिक खत्म हो चुकी है। हमने इस सारे चैप्टर को कवर कर लिया है और इसकी वीडियो हमारे चैनल पर डल चुकी है। तो आपने अगर इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, ठीक है, इसकी बेसिक से लेकर आपने हाई तक इसकी नॉलेज को नहीं लिया है, तो पहले जाकर आप इसकी लेक्चर वीडियो को देखें, तब आप न्यूमेरिकल बेसिस पे आइएगा। लेकिन अगर आपको केवल किरचॉफ का नियम तथा ह्यूस्टन सेतु में कंफ्यूजन है, आपने उसको नहीं पढ़ा है, तो इस लेक्चर में मैं उसको बताते हुए उनके न्यूमेरिकल को बताऊंगा। क्योंकि देखिए, इस चैप्टर से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो होते हैं, जो बच्चे को आते भी नहीं है, जो इसमें पूरे में भरे ही हुए हैं, किरचॉफ के नियम पर, प्रथम एवं द्वितीय नियम पर, और तीसरा न्यूमेरिकल आता है, तीसरे बेसिस पर आता है, ह्यूस्टन सेतु के नियम पे बेस पर आता है। तो यही तीन जो सिद्धांत है, इन्हीं के बेसिस पे पूरे चैप्टर में न्यूमेरिकल भरा हुआ है। तो पहले मैं इन तीनों नियमों को बताऊंगा, फिर उसके बारे में क्या बताऊंगा, उसके न्यूमेरिकल को बताऊंगा। तो यहाँ पर हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम के बारे में। हम जानते हैं किरचॉफ के दो नियम हैं। तो प्रथम नियम, अगर आपको डिफिनीशन इस सब में कोई प्रॉब्लम हो तो आप जाकर पिछला लेक्चर देखिए, मतलब किरचॉफ के नियम वाला लेक्चर देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे डिफिनीशन नहीं बता रहा हूँ, बस यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन के बेसिस से समझा दूंगा। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या था कि किसी परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे मान लीजिए कि इस परिपथ में इस दो बिंदु I1 व I2 धाराएं आ रही हैं, ठीक है, और यहाँ से धारा निकल रही है I3 प्लस यहाँ पे I4 और यहाँ पे I5। तो किरचॉफ का कहना था जितनी धारा आएगी उतनी ही धारा जाएगी, अर्थात इनका प्रथम नियम था I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। कहाँ पर? मान लीजिए बिंदु P है, तो बिंदु P पर क्या था? समस्त धाराओं का योग शून्य था, अर्थात आने वाली धारा बराबर किसकी थी? जाने वाली धारा के। ये था हमारा किरचॉफ का नियम। पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम इससे संबंधित क्वेश्चन की बात करेंगे। अब इससे संबंधित हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। हम परिपथ बनाते हैं, लिखेंगे नहीं, ये परिपथ है, ठीक है। यहां से धारा आ रही है आपकी I इक्वल टू 5 और यहां से धारा आ रही है I इक्वल टू 7। इसमें से धारा निकल रही है I इक्वल टू 3 और यहाँ से I इक्वल टू 1 और यहाँ से निकल रही है Y इक्वल टू 0.5। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए I1 क्या होगा, व्हाट इज I1, इस तार से कितनी धारा निकलेगी। तो ये क्वेश्चन किससे लगेगा? प्रथम नियम से लगेगा। कैसे हमको पता? आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं 5 + 7, आने वाली धारा 5 + 7। अब जाने वाली धारा कितनी है? ये हमारा मान लीजिए स्क्वायर से मान लीजिए I1 क्या, लेट I1 भी x हो गया हमारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x + 1 + 3 + 0.5। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, बस जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 7 × 5 = 12 और यहाँ पे x + 4.5, x इक्वल टू 12 - 4.5। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 7.5। अर्थात इससे कितनी धारा निकलेगी? इससे धारा आपकी निकलेगी I1 बराबर हो जाएगा 7.5 के। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे इससे संबंधित, ठीक है। पहले नियम संबंधित हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, नहीं पहला नियम को क्वेश्चन किसी का फंसता है। फंसते दो ही क्वेश्चन है, किरचॉफ के द्वितीय नियम का प्रश्न और किरचॉफ के और ह्यूस्टन सेतु वाला प्रश्न, ठीक है। देखिए अब इसको आप, अब द्वितीय नियम के बारे में बात करेंगे। द्वितीय नियम क्या था इनका?
द्वितीय नियम। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है? किरचॉफ सर बताया था किसी भी बंद पार्श्व के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं का, किसी बंद पार्श्व के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, ठीक है, का बीजगणितीय योग उस पार्श्व में लगे सेलों के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, या किसी पार्श्व के बंद परिपथ के समस्त किसी बंद पार्श्व का संपूर्ण विभव शून्य होता है। अब देखिए इसके संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें थोड़ा सा बच्चों क्या प्रॉब्लम है, जो दिशा वाला रहता है, कब धनात्मक होगा कब ऋणात्मक होगा। तो मैं बता देता हूँ, मान लीजिए ये बैटरी लगी हुई है। अब देखिए, ठीक है, ये नियम को समझ, पहले इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे उसको मैं अब लिखूंगा। अब इसको आप भूल जाइए, अब आप न्यूमेरिकल को देखिए। द्वितीय नियम से संबंधित आंकिक प्रश्न हल करने के नियम, इसके कुछ नियम है। ठीक है, पहला क्या, हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, सर्वप्रथम बंद पास को चुन लें, बंद पास को चुन ले। ठीक है, सर्वप्रथम क्या करें, बंद पार्ट्स को चुन ले। जैसे ये हमारा था, यहाँ पे हमारी ये बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे मान लीजिए कुछ प्रतिरोध है, ये हमारा ऐसे बंद हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे ऐसे ये बंद हो गया। अब हमें कोई बोल, यहाँ पे भी आप लगा दीजिए प्रतिरोध। यहाँ पे हम बोले इसमें कितने बंद पार्ट्स है, तो एक बंद पार्ट्स ये है, एक बंद पार्ट्स ये है, दूसरा बंद पार्ट्स क्या है, ये है। इसमें दो बंद पार्ट्स है। अब हमने क्या किया, बंद पार्ट्स को चुन लिया। अब इसमें दूसरा क्या करते हैं, प्रत्येक पार्ट्स में लगी बैटरी, लगी सेलों में से किन्हीं एक से, प्रत्येक यहाँ बंद होगा ना, प्रत्येक बंद पार्ट्स में, ठीक है, किन्हीं एक में से धारा निकालते हैं या बहाते हैं। देखिए, हम अगर दो बैटरियां लगी दोनों से बहा सकते हैं, लेकिन उससे क्या कहते हैं, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक पार्ट्स में लगी सेलों में से, प्रत्येक बंद पार्ट्स में से लगी सेलों में से किन्हीं एक सेल से धारा बहाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो मान लीजिए एक ही सेल लगी हुई है, यहाँ मान लीजिए अगर दो सेल भी रहता है, यहाँ बंद कर लीजिए, यहाँ मान लीजिए दो सेल लगी हुई है, ठीक है, एक सेल यहाँ पे भी लगी हुई है, तब भी हम क्या करेंगे, हम इसी में से बहाएंगे। मान लीजिए ये हमारा ना, तो इसमें से हम धारा बहा दिए I1, इस पार्ट्स में से ये बहने लगा धारा, तो इस पार्ट्स में से भी कुछ धारा बहेगा, क्योंकि प्रत्येक पार्ट्स में एक धारा बहानी है हमें, एक सेल से, किसी एक सेल से, किसी भी एक सेल से। यहाँ बह गया I2, ठीक है, ये हो गया। तीसरा अब इसका क्रम क्या है सॉल्व करने का, हम पार्ट्स में कोई एक दिशा या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मान ले। हमारा तीसरा नियम कहता है कि अब इसमें कोई दिशा मान ले अपने से, हम या तो ऐसे हम क्लॉकवाइज मान ले या हम एंटी क्लॉकवाइज मान ले। जिधर भी मानेंगे एक पार्ट्स में बस एक ही बार मानेंगे, ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे कुछ और मान ले, यहाँ पे नहीं, एक पार्ट्स में मान लिए तो हो गया। फिर इस पार्ट्स में हम चाहे तो ऐसे, इस पार्ट्स में चाहे तो ऐसे, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग मान सकते हैं, लेकिन एक पार्ट्स में एक ही दिशा मानेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें हमने क्या मान लिया, ऐसे मान लिया, और इसमें हमने क्या मान लिया, ऐसे मान लिया। ये तीसरा स्टेप है आपका, यहाँ पे स्टेप डाल देते हैं ना, स्टेप 1,
स्टेप 2, स्टेप 3। अब स्टेप 4 की बारी है। अब स्टेप 4 हमें पता करना है कि कब धारा, ये मान लीजिए प्रतिरोध हमारा है R1 और ये R2, कि कब प्रतिरोध और धारा का गुणनफल धनात्मक होगा और कब प्रतिरोध इंटू धारा अर्थात विभव का गुणनफल ऋणात्मक होगा। ठीक है, बैटरी मान लीजिए E1 है और यहाँ पे E2 है, इसका भी कुछ मान लीजिए। ठीक है, तो कब धारा और प्रतिरोध का गुणनफल ऋणात्मक होगा और कब धनात्मक होगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यदि प्रतिरोध में धारा, ठीक है, मानी गई दिशा में, यदि प्रतिरोध में धारा मानी गई दिशा में क्लॉकवाइज या ACW एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो हम दिशा माने हैं, यदि प्रतिरोध में धारा मानी गई दिशा में बहती है, ठीक है, तो क्या होगा, V इंटू I ऋणात्मक होगा। ठीक है, मतलब माइनस में होगा यहां पे। और यदि विपरीत दिशा में बहती है तो धनात्मक होगा। यहां पर समझ में आया, V इंटू I कब धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा। इस चीज को आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब जो हम दिशा माने उस दिशा में बहेगा तो ऋणात्मक, और जो दिशा माने उसके विपरीत दिशा में बहेगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक। यही दो, देखिए फिर मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया है, देखिए यहाँ से ये धारा यहाँ से चली तो ऐसे भी जाएगी, फिर यहाँ से धारा I1 आ जाएगी वापस बैटरी में, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, I2 वापस। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें हमने दिशा क्या मानी है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मानी है ना, हमने दिशा क्या मानी, एंटी क्लॉकवाइज। और ये धारा किस में है, देखिए ये धारा भी इसी दिशा में है और दिशा भी हमारी सेम है, हम भी यही दिशा माने और धारा भी यही दिशा में चल रही है। अर्थात यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, I1 R1 हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, I1 और R1 क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका सॉल्व करने पर क्या आएगा, किस आपका द्वितीय नियम के। अब देखिए, अब बचा सेल का विद्युत वाहक बल कब धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा। बस ये लास्ट पॉइंट है, इसी को ध्यान से देखना है। सेल का विद्युत वाहक बल कब धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा। तो देखिए, जब मानी गई दिशा या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, जब मानी गई दिशा या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, बैटरी की सेल की जब मानी गई दिशा सेल में ऋण प्लेट से धन की ओर जाती है, तब E क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, जब ऋण से धन की ओर जा रही है तो E हमारा क्या होगा, विद्युत वाहक बल क्या होगा, धनात्मक होगा। तथा जब धन से ऋण प्लेट की ओर जाएगी तब ऋणात्मक होगा। समझे इसका करने का मतलब क्या है। अर्थात जैसे देखिए, ये दिशा हमने मानी है तो ये दिशा यहाँ पे कहाँ से जा रही है, ये दिशा हमने मानी है तो ये ऋण प्लेट से इंटर की और धनात्मक तक आ गई। अर्थात यहाँ पे E क्या होगा, E धनात्मक होगा। लेकिन अब इसमें देखिए, ये दिशा हमने मानी है तो ये ऐसे लाइए ऐसे घुसाड़ दीजिए,
जब हम इसको ऐसे घुसेड़ते हैं तो ये भी ऋण से गई और धन से निकली, तो यहाँ पे भी ई क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, अब कब ई ऋणात्मक होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ये दिशा चेंज कर देते हैं, हमने मान लीजिए इधर की दिशा मान ली। ठीक है, तो हमने ये दिशा मानी, अर्थात दिशा हमारी कैसी, ऐसी है, ये धन से इंटर किए और ऋण से निकल गए, तो यहाँ पे ई क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं ये दिशा मान ले रहा हूँ जहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ई इस प्रकार हो रहा है। देखिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए पूरा क्लियर है ना, कहीं कट नहीं रहा है ना, नहीं कहीं कट नहीं रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व करने की विधि, हल करने की यही विधि है। यही 5 स्टेप आप लगाएंगे तो आप द्वितीय नियम वाले सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। देखिए एक बार स्टेप पहला क्या था, धारा बहाना। दूसरा, पहला क्या था, बंद पार्श्व देखकर उसका नामांकन कर लें। दूसरा क्या था, धारा बहाना। और तीसरा क्या था, तीसरा हमारा दिशा मानना। और चौथा हमारा क्या था, वी आई कब धनात्मक कब ऋणात्मक। पांचवा क्या था, ई कब धनात्मक और ई कब ऋणात्मक। अब इस वाले जो मैंने आपको बताया ना एग्जाम्पल, इसमें मैं देखिए आपको दिखा देता हूँ कैसे आप निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसमें इरेज कर देता हूँ। यहाँ से अच्छे, यहाँ पे R1 था और यहाँ पे I1 आया हुआ था और दिशा हमारी किधर थी, ये दिशा हमारी ऐसे थी ना। अब देखिएगा ध्यान से आप लोग, ठीक है बच्चा लोग, इसमें हमने क्या दिशा मानी है, ऐसी दिशा मानी है। पहला तो बंद पार्श्व 1 हो गया और ये बंद पार्श्व 2 हो गया। बंद पार्श्व यहाँ पर हमने पहले मान लिया। उसके बाद हमारा जो काम था, बंद पार्श्व के बाद हमारा क्या काम था, धीरे धारा बहाना। हमने धारा बहा दिया कि यहाँ से लो भैया I1 चली चली चली, इसमें भी I1 जाएगी और यहाँ से भी I2 चली चली चली, यहाँ पे I1 प्लस I2 दोनों जाएंगे। फिर यहाँ से I1 क्या हो गई, निकल गई और यहाँ से I2 क्या हो गई, निकल गई। ठीक है, हमने धारा बहा दिया। धारा कैसी बनी चाहिए, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार बनी चाहिए, जितनी धारा निकलनी चाहिए उतनी धारा जानी चाहिए। चलिए, हमने पहला स्टेप कर लिया, पास चुन लिया। दूसरा स्टेप कर लिया, धारा बहा दिया। तीसरा स्टेप हमने दिशा मान ली, एक में दिशा ऐसे मानी, एक में दिशा हमने ऐसे मानी। अब हमारा चौथा स्टेप है, कौन कैसे जाएगा। तो देखिए अब मैं इसको करके दिखाता हूँ। ठीक है, हम जानते हैं कि द्वितीय नियम क्या है, V = 0। अब हम देखिए क्या देखेंगे, ये ऐसे है। हमने बताया था कि जब धारा विपरीत दिशा सेम रहे तो ऋणात्मक और विपरीत दिशा में वह, तो जो दिशा माने हैं उससे सेम दिशा में रहे तो ऋणात्मक और विपरीत में रहे धनात्मक। देखिएगा यहाँ से हमने यहाँ पे दिशा कैसी मानी है, हमने दिशा कुछ इधर की ओर मानी है और धारा भी इधर की ओर आ रहा है, अर्थात हमारी दिशा कैसी है, इधर है और धारा भी इधर की है, दोनों सेम है। तो R1 क्या हो जाएगा, R1 × I1 माइनस में आ जाएगा, माइनस I1 R1। ठीक है, ये हो गया हमारा माइनस R1 I1। अब हमने क्या बताया था, अगर दिशा प्लेट के ऋण से इंटर करती है और धन तक जाती है, तो ऋण से धन तक जाएगी, तो ये E1 था ना, ऋण से धन तक जाएगी, जो विद्युत वाहक बल क्या होगा, धनात्मक होगा। तो प्लस प्लस हमारा क्या हो गया, E1। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर एक E2 भी है, इसको हम E2 नेम दे रहे हैं, इसको E3 दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसका नेम अभी तक हम दिए नहीं थे। ठीक है, अब इसमें भी हम चेक करेंगे। इसमें देखिए, अब ये ऐसे है, अर्थात ये ऐसे है कुछ, ये पूरा ऐसे है ना, दिशा हमारी। तो यहाँ पे दिशा कैसे जा रही है, धन से ऋण की ओर जा रही है, अर्थात यहाँ पे E2 माइनस में हो जाएगा, माइनस E2 = 0। या हम यहाँ पे लिख सकते हैं E1 माइनस E2 = I1 प्लस R1। ये वही नियम है जो हम लिखते हैं किसी वैद्युत परिपथ के बंद पार्श्व के विभिन्न खंडों में बहने वाली वैद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग। ठीक है, उस पार्श्व में लगे सेलों के वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, आप चाहें तो इधर भी ला सकते हैं, इस नियम से हम करेंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड, फर्स्ट पार्श्व, ये हो गया ना, फर्स्ट लूप। पास को क्या बोलते हैं हम, लूप बोलते हैं इंग्लिश में। ये सेकंड लूप भी हम सॉल्व कर दें। अभी मैं एक क्वेश्चन भी इस पर कराऊंगा।
ये धारा हमारी इधर की है, तो पहले ये हमारी दिशा इधर की है, पहले हम धारा देखेंगे। धारा इधर की आ रही है, धारा ऐसे आ रही है और हमारी दिशा ऐसे जा रही है, विपरीत है, अर्थात यहाँ पे I1 R2 क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, I2 R2 प्लस में हो गए। अब फिर यहाँ पे देखिए ये आ रहा है ऐसे, अर्थात ये धन से इंटर कर रहा है, ऋण की ओर जा रहा है, धन प्लेट से इंटर किया, ऋण प्लेट की ओर गया, तो अर्थात E2 क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, तो E2 इक्वल टू 0, ऋणात्मक हो गया, 0 आ गया। बस यही था, हमको और कुछ नहीं करना था। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं E2 इक्वल टू I2 R2। इस देखिए किरचॉफ का नियम का द्वितीय नियम पे प्रश्न ऐसे ही हल होंगे। हार्ड लगा हो तो बताइएगा। देखिए मैं इसका क्वेश्चन करवाने आपको जा रहा हूँ। एक इसका एग्जाम्पल है, मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि मतलब आप कंफ्यूजन में न रहें। एग्जाम में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं फिगर बना दे रहा हूँ। पहले फिगर आपका कैसा है कुछ देखिएगा, मैं दिखाता हूँ आपको कि एक यहाँ से रेखा है, यहाँ पे एक 3 वोल्ट की बैटरी है, तो ये कुछ प्रतिरोध है। प्रतिरोध कितना है आपका, 1 ओम का प्रतिरोध है। फिर उसी प्रकार से एक बैटरी है, ठीक है। फिर उसी प्रकार से क्या है, ये प्रतिरोध है, एक बैटरी है, फिर उसी प्रकार से बंद हो गया। यहाँ पे बैटरी आपकी कितनी है, 4 वोल्ट की है। चार वोल्ट की आपकी बैटरी है और प्रतिरोध आपका कितना है, यहाँ पे प्रतिरोध आपका 1 ओम का ही है। फिर उसी प्रकार है ऐसे प्रतिरोध है आपका, यहाँ पे भी प्रतिरोध कितना है आपका, 1 ओम का है और एक यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। बैटरी कितनी वोल्ट की है, 2 वोल्ट की है। फिर यहाँ से आपका कुछ ऐसे ही है, ये प्रतिरोध जाएगा, ये प्रतिरोध लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक 2 ओम की 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और ये प्रतिरोध आपका 1 ओम का है। ये आपका बनकर तैयार हो गया और इसके विकर्ण में भी एक 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम नाम दे देते हैं ABCD, ABCD। ये प्रश्न 4 बार पूछे गए आपके, ठीक है। 4 बार यूपी बोर्ड में पूछा गया, 3 बार ये बिहार बोर्ड में भी प्रश्न पूछा गया है। तो अब बोल रहे हैं हमसे कि A तथा C के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, बिंदु A व C के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो पहले हमें इसके बीच धारा याद रहेगी, तो हम जानते हैं V = IR होता है। लेकिन हमें क्या करना ज्ञात करना उसके लिए, इसमें जाने वाली धारा। तो यहाँ पर हम किरचॉफ के नियम का प्रयोग करेंगे। इस सेल से हम धारा लेते हैं, यहाँ से धारा निकल गई I1, ठीक है। तो ऐसे कुछ जाएगा, इसमें भी I1 ही जाएगा। ऐसे इंटर करते हुए करते करते यहाँ से कुछ धारा हमारी चली जाएगी, पहले तो इसमें से भी जाएगा ना, इसीलिए। फिर यहाँ से 4 वोल्ट है, यहाँ से हम भी धारा ले लिया I2, ऐसे गया, यहाँ पे भी धारा I2 ही जाएगा। तो ये धारा, दोनों धारा यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा I1 + I2 और यहाँ से आपका I1 वापस आ जाएगा उर्ध्वाधर संरक्षण के नियम के अनुसार और यहाँ से आपका I2 वापस चला गया। पहले हमने पार्ट्स मानना था, ये मान लिया पार्ट्स 1, ये मान लिया हमने पार्ट्स 2। हमने 2 स्टेप कर दिया। तीसरा स्टेप हमारा क्या था, कोई अपने मन से एक दिशा मानना। हम मान लेते हैं इसको ये एंटी क्लॉकवाइज और इसमें मान लेते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। अब लूप 1 की हम बात करेंगे, लूप 1 की बात करते हैं पहले। इसमें अब हम क्या देखते हैं, धारा हमारी देखते हैं। अब पहले हम धारा, पहले यहाँ से I से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। ये किस दिशा में, हमारा धारा इस दिशा में है और हम जो दिशा माने इस दिशा में है। तो ये क्या हो जाएगा, I1 हमारा क्या हो जाएगा, I1 निगेटिव हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में I1 हमारा निगेटिव हो गया, सेम डायरेक्शन में ना, जिधर धारा है उसी दिशा में हम दिशा ही मान, दोनों दिशा समान है। तो I1 और R1 1 था, तो I1 R1 करेंगे तो I1 × 1 करेंगे तो यहाँ पे I1 ही आएगा, तो ये ऋणात्मक हो गया। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ऋण से धन की ओर जा रहा है, अर्थात हमारा विद्युत वाहक बल प्लस में आ जाएगा, +3। फिर अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखते हैं तो ये धन से ऋण की ओर जा रहा है, अर्थात ये माइनस में आ जाएगा, -2 वोल्ट।
फिर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं ये भी धारा I1 और ये 1 ओम, ये इसके ही दिशा में, अर्थात ये भी दोनों माइनस में हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा -I1। फिर हम देखते हैं कि ये जो दिशा है ये भी सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा कि आपका -2I1 + I2 = 0। या हम इसको लिख सकते हैं कैसे, ये वोल्ट है ना, 3 - 2 = 1 हो जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं =1 और इसको उधर लेके चले जाते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा I1 2I1 + 2I2 = 1, या 4I1 + 2I2 = 1। ये हमारा लूप 1 से समीकरण 1 बन गया, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, लूप 1 से समीकरण 1 बन गया। अब हम लूप 2 की बात करते हैं। लूप 2, अब लूप 2 को ध्यान से देखिए, इसमें अब क्या है, फिर हम वही चीज़ करेंगे। हमने ये डायरेक्शन मानी, हम कहीं एक किनारा पकड़ लेते हैं, यहाँ से पकड़ लेते हैं तो हमारा भी डायरेक्शन क्या है, ऐसे ही है, दोनों डायरेक्शन सेम है। तो I2 I1 करेंगे तो यहाँ -I2 आ जाएगा, सेम डायरेक्शन में है। क्योंकि अब देखिए यहाँ से हमारा डायरेक्शन क्या है, धन से ऋण की ओर, धन प्लेट से ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर, अर्थात यहाँ +4 हो जाएगा। फिर अब आगे बढ़ते हैं, ऐसी हमारी कुछ दिशा है, लेकिन हमारी धारा कैसे है, धारा भी हमारी कुछ ऐसे ही है, ठीक है। धारा हमारी यहाँ से I2 क्या है, कुछ ऐसे ही है, इसी दिशा में है, और हमारी दिशा भी इसी दिशा में है, अर्थात माइनस में ये भी आ जाएगा। तो माइनस यहाँ पे I2 बह रहा है तो यहाँ पे -I2 आ जाएगा। फिर अब हम आगे जाएंगे तो ये भी ऋण से धन की ओर जा रहा है, ये भी प्लस में है, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इधर जाते हैं तो ये देखिए, अब ये हमारी दिशा है और ये सेम डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा -2I1 + I2 = 0। इसको फिर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 6 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 4I2 + 2I1 = 6 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 बन गया लूप 2 से। अब हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम चाहे तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसके, अच्छा इसको हम अभी 2 से भाग भी दे सकते हैं ना, ये आ जाएगा 2I2 + I1 = 3। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं समी 1 और 2 से, ठीक है। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, नहीं यहीं पे करते हैं, समीकरण 1 व 2 से हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हमारा 4I1 + 2I2 = 1, और ये हम लिख सकते हैं 2I, यहाँ पे लिख दीजिए I1 + 2I2 = 3, इसको माइनस कर दीजिए। यहाँ पे 3I1 और ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो गया, फिर ये माइनस भी हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस माइनस -2, ठीक है ना। तो ये -2, कहीं गलत हो रहा है क्या, कहीं तो गलत हो रहा है ना, ये माइनस हुआ, ये भी माइनस हो जाएगा। रुकिए 1 सेकेंड, इसको हम सॉल्व करते हैं उससे, ठीक है। -I1, सॉरी ठीक कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना, हाँ ठीक ही तो है। चलिए, तो ये हमारा हो गया 2I2 + I1 = 3, और 2I2 + 4I1 = 1 कर देते हैं, माइनस कर देंगे अब, तो यहाँ पे आ जाएगा -3I1 = 2, तो I1 = हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2/3। अब यहाँ से हमें I1 की वैल्यू मिल गई, तो हम यहाँ से I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। I2 = समीकरण किसी में रख देंगे तो I2 = हमारा आ जाएगा 11/6। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ धारा कैसे निकालेंगे। अब तुम्हारे पास क्या आ गया, अच्छा इसी बता देता है, स्क्रीनशॉट नहीं, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, मैं यही बता देता हूँ। ये एम्पियर में आएगा, पहले देखें पूरी, क्या आपको ये पूरी चीज़ दिखाई दे रही है कि कट नहीं रहा है, नहीं कहीं नहीं कट रहा है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे A व C के बीच हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन में हमें A व C के बीच क्या निकालना था, विभव निकालना था। बिंदु A व C के बीच विभव, ठीक है। अब इसके बीच हमें विभव निकालना था। हम जानते हैं V = I R होता है। इसमें धारा कितनी जा रही है, I1 + I2, यहाँ पे निकाल सकते हैं I1 + I2। I1 क्या था हमारा, I1 कितना आया था, -2/3 + 11/6, 6 एलसीएम ले लिए, तो ये आ जाएगा 2 × 4 + 11 = आ गया हमारा
5/5 नहीं यार, 7 सच चलिए, हाँ 7/6 आ गया हमारा आई। बस यहाँ से आई की वैल्यू पुट कर देंगे, आर हमको मालूम है, v इक्वल टू कितना है आई, 7/6 इंटू 2 इक्वल टू 14/6 या 7/3, तो v इक्वल टू 7/3 वोल्ट। हमारा विभव कितना है ए बिंदु ए व सी के बीच 7/3 वोल्ट। यही प्रश्न आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, वो भी आएंगे 5, 6, 7, 8, 10, 6 मार्क्स से, 5 मार्क्स से, इससे कम के नहीं आते हैं, इससे कम के नहीं आएंगे बच्चा लोग। तो इसीलिए सब क्वेश्चन को हमें क्या करना है, अच्छे से करना है। ये सब क्वेश्चन को क्या करना है, हमें अच्छे से करना है। चलिए फटाफट 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 स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, कौन सा बचा हुआ था भाई? अब हमने बोला था ना, पहले ही बोल दिया था कि इस चैप्टर में 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला प्रथम नियम से किरचॉफ के, दूसरा किरचॉफ के द्वितीय नियम से, और तीसरा ह्यूस्टन सेतु के सिद्धांत से। अब बचा हुआ है ह्यूस्टन सेतु वाला। देखिए ह्यूस्टन सेतु वाला कुछ खास प्रश्न नहीं है, ठीक है। अगर आपने ह्यूस्टन सेतु को अच्छे से पढ़ा होगा तो मेरे बताने से पहले आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए ह्यूस्टन सेतु से संबंधित प्रश्न, ठीक है। अब ह्यूस्टन सेतु क्या होता है, तो हम जानते हैं ह्यूस्टन सेतु एक ऐसी संरचना है। ह्यूस्टन सेतु प्रतिरोध ज्ञात करने से, ह्यूस्टन सेतु किसी चालक या किसी अज्ञात चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक क्या है, एक संयोजित है, या एक मतलब एक निर्माण किया गया है, एक सेतु का निर्माण किया गया जिसे ह्यूस्टन सेतु कहा गया। अब इसमें क्या होती है, इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं जो चतुर्भुज के आकृति में जोड़े हुए होते हैं, ठीक, चतुर्भुज की आकृति में जोड़ते हैं, जिसके एक विकर्ण में एक धारा मापी लगी होती है और जिसके दूसरे विकर्ण में एक वैद्युत सेल लगा हुआ होता है। और जब हम सेल से वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, धारा मापी में शून्य विक्षेप आता है, तो किन्हीं 2 प्रतिरोध, मैं फिगर बना देता हूँ यहाँ पे। जैसे देखिए मान लीजिए ये हो गया ना हमारा, ये ऐसे कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ प्रतिरोध बना देता हूँ, ठीक रहेगा ना। ये अगर P, Q, R 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में चतुर्भुज की आकृति के होते हैं, जिनके एक विकर्ण में धारा मापी G तथा दूसरे विकर्ण में एक सेल लगा हुआ होता है। यहाँ तक हमें पता है। अब हम जानते हैं कि जब सेल लगा, जब हम सेल से धारा प्रवाहित करते हैं तो विभव मापी में विक्षेप नहीं होता है। तो इस स्थिति में सेतु की या चतुर्भुज की किन्हीं दो भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात P/Q बटे ये S हो जाएगा ना, RS, P/Q R/S। चतुर्भुज की किन्हीं 2 भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात शेष 2 भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। चतुर्भुज की किन्हीं 2 भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात शेष 2 भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। ये देखिए आपका रटा रटा है, इससे संबंधित प्रश्न आएगा। मैं प्रश्न समझाता हूँ, देखिए प्रश्न इससे हल कैसे होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आएगा हमें P बोल के ह्यूस्टन सेतु, तो हम P/Q करके R का मान निकाल देंगे, जैसा उस दिन सर ने बताया था ह्यूस्टन सेतु पढ़ाते वक्त। लेकिन ये कुछ अलग है। देखिए वैसे प्रश्न कैसे आएंगे, ये आपका हम पहले क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा एक प्रतिरोध हो जाएगा, ये हमारा 2 प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, चौथा प्रतिरोध, ठीक है। ये प्रतिरोध थोड़ा छोटा है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करिए, एक बैटरी जोड़ देंगे और एक हमें क्या जोड़ना है इसमें, धारा मापी, ठीक है। ये हमारा धारा मापी हो गया।
अब बहुत बच्चे तो जैसे पहले वोल्ट देख ले, कितने वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है। अब यहाँ पर देखिए कितने बच्चे तो इसी में कंफ्यूज है ना। अब मान लीजिए हमको दे दिया ए बी सी डी और बोला कि AC के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। बहुत बच्चे तो अभी बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया था इसमें बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है, तो सर उसको तो आप G से डिनोट करते हैं, यहाँ पे इसमें तो प्रतिरोध दे दिया, आप कैसे हल करें। अरे भाई गैल्वेनोमीटर का कुछ तो प्रतिरोध होता है, गैल्वेनोमीटर का धारा मापी का कुछ प्रतिरोध होता है ना। तब कि ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है ऐसी कुछ जिसका आदर्श हो, अर्थात जिसका प्रतिरोध ना हो, सबका प्रतिरोध होता है, ठीक है, उसको बस आदर्श वैल्यू कल्पना की जा सकती है। ये 10 ओम का प्रतिरोध है। अब देखिए हम कैसे इसको हल करेंगे। हमें ए व सी के बीच प्रतिरोध निकालना, तो क्या करें, अगर आप पढ़े नहीं होंगे, अगर आप मान लीजिए हिस्टेंस सेतु का सिद्धांत नहीं पढ़े होंगे, तो आप क्या करेंगे पेपर में, अच्छा ये दोनों समांतर क्रम में हैं और ये दोनों समांतर क्रम में है, इन दोनों को समांतर क्रम में निकाल दे, इन दोनों को समांतर क्रम में निकाल दे, फिर एक साथ तीनों को समांतर क्रम में निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन आपका आंसर गलत है। कैसे? अब देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। हम क्या चेक करेंगे पहले इसमें, अगर आप पढ़े हुए हिस्टेंस सेतु तो आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे चतुर्भुज के किन्हीं दो प्रतिरोध का अनुपात ले लेंगे। हम ले लेंगे 15/30। ये शेष दो प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है 3/6। क्या 1 बारी बारी हम लेंगे, ठीक ना, बारी बारी लेंगे। ऐसे तो मैं बराबर पहले आपको दिखा दिया, 15/30 बराबर 1/2 के, और यहाँ पे अगर हम 3/6 लेते हैं तो बराबर 1/2 के, अर्थात ये क्या हुआ, 15/30 बराबर हो गया 3/6 के, अर्थात किन्हीं दो भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर है। अर्थात ये तो हिस्टेंस सेतु हो गया, अगर आप पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। देखिए कितना इजी प्रश्न हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, आपको तो पता चल गया ये तो हिस्टेंस सेतु है। तो हिस्टेंस सेतु रहने का मतलब क्या है कि धारा मापी में विक्षेप नहीं होता है, अर्थात इसमें धारा 0 हो जाएगी, इसमें धारा बहेगी नहीं। तो हमारा नया फिगर क्या बन जाएगा, ये हम बना सकते हैं नया फिगर, रफ पे इसको बनाइएगा। ये 15 ओम, ये हमारा 30 ओम, और ये हमारा 3 ओम, और ये हमारा हो गया 3 ओम का, और यहाँ से हमारा कुछ आ जाएगा ये 6 ओम का, और यहाँ से हमारी बैटरी जुड़ी हुई है 6 वोल्ट की। ए बी सी डी, हमें क्या करना है, AC के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या करना है। अब हम साफ साफ देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है, और ये दोनों भी श्रेणी क्रम में है। तो इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ के, इन दोनों को श्रेणी क्रम में, दोनों को समांतर में जोड़ देंगे। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, अगर हम इसको जोड़ दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 15 3 18 ओम। ये मान लीजिए हमारा बिंदु ए हो गया, और ये बिंदु हमारा सी हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दें तो ये हमारा हो जाएगा 36 ओम, ये हमारा 36 ओम हो गया। अब ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में, इनको समांतर क्रम में हम जोड़ देते हैं। तो 1/r = 1/18 + 1/36 = हम 36 क्या करेंगे, LCM ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 2 + 1, यह हमारा हो जाएगा 3/36 या 1/12। अर्थात ए व सी के बीच कितना तुल्य प्रतिरोध है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध 1/r = हमने पाया है 1/12, तो r = 12। ये आंसर हो गया तुल्य प्रतिरोध ए व सी के बीच, ठीक है। तो ये हिस्टेंस सेतु ने कितना प्रश्न आसान कर दिया। अगर मैं यहाँ पर ये फिगर बना दिया, लेकिन आपको समझाने के लिए, अगर आपको पता है कि ये आ गया, तो हम इसको भूल के इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़कर बात कर सकते थे। ये 1 सेकंड का क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया। इसीलिए हिस्टेंस सेतु कितना इंपॉर्टेंट, आप समझ गए, कितनी आसान बना दिया। हिस्टेंस सेतु ने प्रश्न को बहुत ही आसान बना दिया, इतने बड़े प्रश्न को इतना छोटा कर दिया। तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर से जितने प्रकार के न्यूमेरिकल बन सकते थे, मैंने उसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, ठीक है। अब इस पर हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं ये नहीं कि आपका टाइम वेस्ट करता चलो हजारों क्वेश्चन सॉल्व करवाता चलूँ। हाँ, जो क्वेश्चन इससे संबंधित इंपॉर्टेंट हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF में मिल जाएंगे, आप उसको निकालिएगा। हाँ, मैं PDF में जो प्रश्न डालता हूँ वो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
हमेशा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। कुछ करें या ना करें, उस प्रश्न को जो मैं डिफिनीशन डालता हूँ उसे याद करें, जो प्रश्न में डालता हूँ उसे सॉल्व करें। वो चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आप भी जब पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे ना, पूरा मतलब सिलेबस 12 का खत्म कर देंगे, लास्ट में जाएंगे तो आपको खुद पता चलने लगेगा कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, ठीक है ना। चलिए तो पढ़ते रहिए, लगे रहिए, हम भी आपके साथ लगे हुए हैं। आज के लिए बस इतना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जाते जाते वीडियो को शेयर जरूर करना ना भूलें, ताकि ये हिंदी में जो हम क्रांति फैलाना चाहते हैं ना, हिंदी में जो हम क्रांति फैलाना चाहते हैं वो क्रांति सभी बच्चों तक पहुँचे, सभी बच्चे फिजिक्स की अच्छी से अच्छी एजुकेशन कर सकें और वो शिक्षा तक के प्लेटफॉर्म अच्छी से एजुकेशन देने के लिए तैयार है। आप हमारे साथ जुड़िए और भी बच्चों को जोड़िए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों।